हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तुम्हारे जेई मेंस 2026 का जो जनवरी अटेम्प्ट है वो और ज़्यादा जो है करीब आ चुका है और उसमें मोटा मोटी 80 से 90 दिन का जो है टाइम बचा हुआ है। और इस समय घबराहट तुम्हारे ऊपर आती है, तुम्हारा सारा बैकलॉग तुम्हें याद आता है, कभी रिवीजन प्लान, कभी टेक्निक, कभी स्ट्रैटेजी, तुम्हें सब चीज़ों को लेकर तुम एकदम ऊपर नीचे परेशान होते हो। ये वाला जो वीडियो है एकदम ऐसे मेरी कोशिश इसमें रहेगी कि एग्जैक्ट तुम्हें रोज़ क्या चीज़ें करनी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ भी आलतू फालतू बकवास नहीं करूँगा, कुछ भी ऊपर नीचे की बात नहीं बताऊँगा। एग्जैक्ट पॉइंटर्स तुम्हें क्या क्या करना है और एक एक इसमें जो वीडियो में स्लाइड्स में पॉइंट्स लिखे वो भी हिंदी में लिखे हैं ताकि एकदम तुम्हें समझ आ जाए कि भाई क्या करना है। आखिरी 80 दिनों में कुछ भी सब चीज़ तुम्हारे काम आना है, क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए कि क्या करना है। हम वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन, नर्वसनेस और इसमें टाइम वेस्ट करते हैं इन लास्ट 90 दिनों में। अब लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण इधर उधर की सोच में तो टाइम बिल्कुल ही व्यस्त नहीं करना है और यही मेरी कोशिश है कि ऐसा ना हो, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। तो इसी वीडियो का ये एम रखेंगे और इसी के साथ वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तुम्हें एक चैप्टर वाइज ट्रैकिंग टेबल होनी चाहिए तुम्हारे पास, सारे चैप्टर्स का जिसमें नाम लिखा हो। मैंने एक ऐसी सैम्पल टेबल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मेरी टीम ने तुम्हारे लिए तैयार कर दी थी। उसमें क्या है कि कुछ नहीं है, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज वो बनी हुई है। सब्जेक्ट्स में उसमें हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है और उसमें 3 स्टेजेस हैं हर चैप्टर को कवर करने के, जो कि होते हैं, पहला तुम्हारी थ्योरी उसकी कंप्लीट है, दूसरा रिवीजन तुम्हारा उसका डन है और पीवाईक्यूज उसके प्रैक्टिस कर लिए हैं। यहाँ पे 3 टिक करने की तुम्हारी जगह दी हुई है। इसका मतलब है कि अपन ने 3 साल के लगा लिए, इसका मतलब है 4 साल के लगा लिए, इसका मतलब है 5 साल के पीवाईक्यूज जो है वो हम लगा चुके हैं। 5 साल इज़ अ गुड नंबर, जो कि तुम्हारा पीवाईक्यूज जितने होते हैं वो होना ना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि जेईई का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक ट्रैकर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। जो मैंने बात शुरू करी कि क्या करना है, कितना करना है, क्या रह रहा है, उसका कौन सा पार्ट रह रहा है, क्या थ्योरी रह रही है, क्या रिवीजन रह रहा है, क्या प्रैक्टिस रह रही है, कितनी प्रैक्टिस रह रही है, अगर प्रैक्टिस रह रही है तो ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसकी क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हारा डेटा पे जो है हाथ होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या रह रहा है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। और इस समय पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस मैं कितनी ही स्ट्रेस दे सकता हूँ, मतलब उतना भी कम पड़ेगा। एक बहुत खूबसूरत सा रिसोर्स मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स की 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की किताब के बारे में। पिछले 24 साल में जेईई मेंस में 183 जो है शिफ्ट्स हुए हैं, उन सभी के सवाल एक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ इस किताब में जो है कंपाइल कर दिए गए हैं। मैं तुम्हें जब ये किताब खोल के एक्चुअली एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैथमेटिक्स की किताब है, इसमें 1750 से ज़्यादा क्वेश्चन और एक सैम्पल पेपर इनकी तरफ से तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। 500 से ज़्यादा मैथ्स के कंसेप्ट इन्होंने कवर करे हैं। मैंने उंगलियां लगा रखी हैं, तुम देखोगे। कॉन्टेंट्स का मैं पेज खोलता हूँ तो सबसे पहले इस किताब में तुम्हें सारे के सारे जेईई मेंस के जो क्रैक करने के लिए टिप्स हैं पहले अटेम्प्ट में वो मिलते हैं। इसके बाद तुम देखोगे कि पिछले 2025 में जितने पेपर आए हैं जनवरी में और अप्रैल में, सारे के सारे तुम्हें सॉल्व दिए हुए हैं इस किताब में शुरुआत में ही। उसके बाद जो है चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और बाकी चीज़ें जो शुरू होती हैं, तो हर चीज़ है तुम्हारे लिए इस किताब में। और अब जब मैं इस चैप्टर की तरफ आता हूँ, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस की तरफ, तो उससे पहले ये एक माइंड मैप तरीके का ये एक माइंड मैप जो है ऑफ सॉर्ट्स इन्होंने दे रखा है, जहां से तुम्हारा क्विकली सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें प्रैक्टिस पे जाने से पहले फटाफट रिवाइज करना है तो उसके लिए बहुत सुंदर ही रिसोर्स बन जाता है। यहाँ पे भी स्टार्ट करने से पहले इन्होंने सिलेबस डिफाइन कर रखा है, पिछले सालों में कैसे कितने कितने सवाल आए हैं वो डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। इसी के साथ साथ तुम्हें ऑन टिप्स, नोट्स और निमोनिक्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करे हुए हैं कि सवाल लगाने से पहले तुम्हारा ये सारा मटेरियल सारा का सारा कवर हो जाए, तुम्हें पता हो कि तुम हाँ किस चीज़ में घुस रहे हो। अब जब तुम सवालों में आओगे तो सवालों को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से बांटा है। मैं तुमको दिखाना भी चाहूँगा, एक्चुअली हाथ करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, कहाँ हैं हम, हाँ देखो, ये टॉपिक 2 रिलेशंस, फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो दूसरा टॉपिक है, तो उसके सारे जितने भी सवाल आए हुए हैं पिछले सालों में सारे के सारे यहाँ लगा दिए हैं। सॉल्यूशंस इस किताब में बहुत यूनिकली दिए हैं। जैसे ये पिछले टॉपिक 1 के जो सॉल्यूशंस है, तो तुम देखोगे सॉल्यूशन तो दिया ही है, उसके जस्ट नीचे एक हिंट दिया है कि हिंट अलग बॉक्स में है। अगर तुम चाहो तो पहले हिंट का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर दोबारा उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर वापस आ सकते हो, देख सकते हो कि हुआ तुमसे कि नहीं हुआ। नहीं तो फिर सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है बहुत डिटेल में। इसी के साथ साथ शॉर्टकट मेथड्स वगैरह भी जो है वो भी तुम्हें इसमें बताए हुए हैं कि भाई साहब जल्दी तुम्हें जेईई मेंस में फटाफट जो है चीज़ें निपटानी है, तो उसमें कैसे ये काम करता है वो भी दिया हुआ है। ऑल इन ऑल बहुत खूबसूरत एक रिसोर्स है, हर चीज़ इसमें प्रोवाइडेड है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इसको वीडियो के साथ टैग भी कर दूंगा, तो इसको फटाफट जाके तुम्हें ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, लेना चाहिए और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए। कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, अब बात आती है, मैंने कहा कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हें ये तो पता है कि क्या सॉल्व करना है, अब कब और कैसे, उसके लिए तुम्हारा ईच एंड एवरी डे जो है वो स्केड्यूल्ड होना चाहिए प्रॉपरली। ये तो जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है पिछले
2 महीने में भी, बहुत पुरानी तो मैं कह भी नहीं रहा, अगर वो पिछले 2 महीने में भी सब्सक्राइब हुआ है तो ये बात उसको पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है, मैं फिर बता रहा हूँ, हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, तो सोचो कितनी ज़रूरी होगी भाई। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तुम्हारे पास एक रिटन प्लान होना चाहिए, अपने दिन के हर घंटे को डिस्क्राइब करते हुए ऐसे बनाना है। 9 बजे से 10 बजे, 10 से 11, 11 से 1, 1 से 2, 2 से 4, जितने भी घंटे के तुम स्टडी सेशन रखना चाहते हो। और उस स्टडी सेशन में क्या करोगे, 9 से 10 मैं लेट्स से प्रैक्टिस करूँगा, 10 से 11 मुझे एक सब्जेक्ट का रिवीजन खत्म करना है, 11 से 1 में मैं प्रैक्टिस सेशन एक और लगाऊंगा, 2 से 4 में मुझे एक वन शॉट का कुछ कवर करना है, मैं वो कवर करूँगा। इस तरीके से तुम्हें अपना एक एक घंटे का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करने की क्लैरिटी स्टेप 1 में मिल गई, और कब और कैसे करना है उसकी क्लैरिटी तुम्हें स्टेप 2 में मिलेगी। देखो बाबू, लास्ट का ये जो टाइम है ना, इसमें बच्चा घबराहट के कारण, इसमें बच्चा हड़बड़ाहट के कारण नहीं पढ़ पाता है, और ऐसे में हल्की सी भी क्लैरिटी ना होना तो और बहुत ज़्यादा डिविएट कर जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस सब की चीज़ों का जवाब तुम्हारे पास हो। एक बहुत सिंपल सा रूल मैं अपने टाइम पे यूज़ करता था, जो कि मैं चाहूँगा तुम लोगों को भी पता हो। 45-45-10 रूल मैं इसको कहता था। 45% तुम्हारे एवरी डे, या इसको वीक वाइज भी रख सकते हो, तुम्हारा 45% टाइम वीक वाइज रिवाइज करने में जाना चाहिए, या तो ओल्ड टॉपिक्स को, या फिर तुम्हारा रिमेनिंग सिलेबस बच गया है वो, ठीक है। 40% टाइम तुम्हारा जाना चाहिए प्रैक्टिस में, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस लगाते हुए, और बचा हुआ 15% टाइम तुम्हारा जाएगा मॉक देने में और मॉक एनालिसिस करने में। अब तुम ये सोचोगे भैया रोज़ 15% टाइम मॉक थोड़ी, रोज़ थोड़ी दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने वीकली कह दिया इसको। हफ्ते में तुम 1 मॉक तो दे ही रहे होगे, अब यहाँ से महीने के 4 तो दे ही रहे हो, तो उस तरीके से। तो अगर मैं तुम लोगों को सिंपल किसी को गणित वगैरह करके समझना हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम यहाँ से 12 घंटे पढ़ोगे रोज़, ठीक है। 12 घंटे तुम हफ्ते में पढ़े तो 84 आवर्स वो हो गए तुम्हारे मोटा मोटी, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए चलो इसको 80 मान लेते हैं, तुम 4 घंटा ऊपर नीचे करोगे और मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो उसका करीब करीब 40% टाइम जो है तुम्हारा प्रैक्टिस में जाना चाहिए। 80 का 10% होता है 8, 40% हो जाएगा 32 आवर्स। तो 32 आवर्स तुम्हारे वीकली प्रैक्टिस में जाने चाहिए। 45% टाइम तुम्हारा रिवाइजिंग ओल्ड टॉपिक्स, और 15% वो, ठीक है। 80 का 10% होता है 8, 80 का 5% होता है 4, ठीक है। तो 8 और 4 12 घंटे तुम्हारे हो गए। 12 घंटे का तुम्हारा मॉक और उसका एनालिसिस का टाइम जाना चाहिए। तो इसमें तुम लेट्स से 2 मॉक दे दिए तुमने 6-6 घंटे के, और उसके बाद तुमने उसका रिवीजन कर लिया। अब ये 2 मॉक उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन सही समय पे चल रही है, जिनका ये है कि भैया अभी भी डाबाडोल है, तो मॉक थोड़े कम फ्रीक्वेंसी पे तुम लोग लगा सकते हो, इट्स ओके। इसमें फिर जो बचा हुआ टाइम है वो तुम फटाफट से सिलेबस कवरेज पे लगाओगे, ताकि तुम सिलेबस कवर करके वो 2 मॉक पर वीक वाली स्टेट में आ सको जल्दी जल्दी। जेईई मेन से पहले मेरा टारगेट है कि तुम लोगों को कम से कम 25 से 30 मॉक लगाने ही लगाने हैं, इतना तो करना ही है। और ये 25-30 का टारगेट बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम इसके लिए एम करोगे तब जाके तुम कहीं 15-20 मॉक पर आओगे। और मुझे नहीं चाहिए कि इसमें से कोई भी मेरा एक बच्चा जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है वो इससे कम पर जाए। 15 मॉक पेयर मिनिमम है, वो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगली बात की तरफ चलते हैं। एक और ये बहुत बड़े मज़ेदार सी चीज़ें तुमने शायद पहले कहीं सुनी हो या ना हो, बट एटलीस्ट 2 चैप्टर, और इफ़ पॉसिबल तुम्हें 2 चैप्टर कह रहा हूँ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, और इफ़ पॉसिबल तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स रोज़ उठाने हैं। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 6 घंटा फिजिक्स है, दिन में अगर मैं 6 घंटा फिजिक्स पढ़ लेता हूँ और फिर मैं 8 घंटा पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, लगातार 14 घंटे की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो बात ठीक है, लेकिन तुम जब देखते हो तुम 8 घंटा सेम ही चीज़ पढ़ने लगते हो ना, और या तो फिर कुछ तो ये भी नहीं करते, कुछ तो कहते हैं कि पूरा 12 घंटा आज मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा। वो ठीक है, अच्छी अप्रोच है, 12 घंटे पढ़ने का तुम्हारा टारगेट है, बट तुम देखोगे बीच में तुम्हें बोरियत होने लगती है, बीच में तुम्हें फैटीग हिट करने लगता है, और 3 से 4 घंटा तो तुम चलो फोकस के साथ पढ़ लिया, हालांकि आज की जनरेशन के साथ तो वो भी मुश्किल होता जा रहा है, बट उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा फोकस बहुत इजीली डेविएट होता है, क्योंकि उस चीज़ से तुम्हें थोड़ी सी बोरियत आने लगी है, तुम्हारा मेंटल फैटीग वहाँ होने लगा है। अब तुम्हारा दिमाग एक चेंज मांग रहा है जो तुम उसको दे नहीं रहे हो, रिग्रेस हो रहे हो उसके साथ, और उसको चेंज नहीं दे रहे हो तो वो परेशान हो रहा है। तो उससे बेहतर है कि 12 घंटे पूरा मैथ्स को देने की बजाय तुम 4 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, फिर बीच में स्विच मार जाओ, फिर 4 घंटा केमिस्ट्री, फिर स्विच मार जाओ, फिर 4 घंटा मैथ्स पढ़ लो। मैं तो क्या करता था, इसमें 2 घंटा पहले ये पढ़ा, फिर 2 घंटा ये पढ़ा, फिर 2 घंटा ये पढ़ा, फिर वापस इस पे आ गए, फिर वापस इस पे आ गए। और मैं ये बता रहा हूँ ये काम क्यों करता है, ये काम इसलिए कर जाता है क्योंकि पहला अपना दिमाग ना जैसे ही फैटीग उसको फील होने लगता है किसी एक सब्जेक्ट से, फटाफट अपन दूसरे पे स्विच कर देते हैं, तो नया पढ़ाई ही उसके लिए एक रिफ्रेशमेंट बन जाता है। मैथ्स के परेशान हो रहा हूँ मैं सवालों से, पर दिमाग ख़राब हो रहा है, ये कि उसको रगड़ता जाऊँ, घिसता जाऊँ, और एक सवाल 1 घंटे में जाके कहीं डेविएट होता करूँ, उससे बढ़िया है फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। फिजिक्स रिलेटिवली इजी है, पढ़ाई मेरी वहाँ भी हो रही है, बट दिमाग मेरा जो है रिलेटिवली रिलैक्स्ड है, तो और फ्रेशनेस के साथ पढ़ पा रहा है। इससे पहला प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया, हाँ, इससे पहला प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तुम्हारी, और दूसरा इससे तुम्हारे हैबिट बनती है कि हाँ सब्जेक्ट स्विच कर, क्योंकि फाइनल एग्जाम वाले दिन जो है तुम्हें सब्जेक्ट स्विच करने पड़ेंगे बीच में। ऐसा नहीं होगा कि तुम एक ही सब्जेक्ट के सवाल एक साथ लगा रहे होगे, तो कुछ के ईजी
ईजी लगाओगे, फिर मैथ्स के ईजी लगाओगे, फिर केमिस्ट्री के ईजी लगाओगे, फिर ऐसे फिर फिजिक्स के डिफिकल्ट लगाओगे, फिर मैथ्स के, तो ऐसे स्विच करने की भी तुम्हें आदत बनेगी लास्ट के दिनों में। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू हैव। चौथी चीज़, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अभी हमें सेकेंड अटेम्प्ट का सोचना भी नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे गिव अप करके, थक हार के ये सोच रहे होंगे कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट दे दूंगा, जैन अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करके सीधा एडवांस पे फोकस करेंगे, इसलिए जैन में बेस्ट देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जनवरी में अपन ने पेपर जो है वो निकाल लिया, तो एडवांस का पेपर होता है मई एंड में। जैन एंड से मई एंड तुम्हारे पास मोटा मोटी बीच में 5 महीने का जो है वक्त मिलता है। तुम्हें 5 महीने का मिला ना पूरा, जैन से फेब एंड, फेब से मार्च एंड, मार्च से अप्रैल एंड, अप्रैल से मई एंड, वही मुझे लग रहा था 4 महीने का तुम्हें मोटा मोटी जो है वक्त मिल जाता है। दैट इज़ फाइन, 4 मंथ्स इज़ अ गुड इनफ टाइम, 120 डेज इज़ अ, क्योंकि तुमने मेंस लेवल पे अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहाँ से एडवांस लेवल तक पहुँचने के लिए इट इज़ अ डिसेंट इनफ टाइम, ठीक है। अगर प्रेप तुम्हारी बर्बाद भी है, जिस केस में अक्सर जो है बच्चा सोचता है कि मैं जनवरी अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, तो पूरी जान से जैन अटेम्प्ट के लिए एम फिर भी करो। कुछ नहीं भी हुआ तो तुम्हारा सिलेबस ही बहुत हद तक पूरा हो चुका होगा, और तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट के हिसाब से एटलीस्ट थ्योरी में रैपिड प्रोग्रेस हो चुका होगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी अक्टूबर का महीना खत्म है, लेट्स से नवंबर का महीना है, तुम्हारा 30 चैप्टर का बैकलॉग है। मान लो तुम्हारा 30 चैप्टर का बैकलॉग है, 30 चैप्टर मतलब कितने ही घंटों का कंटेंट हो गया। यहाँ से तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा नहीं हो सकता, तो अगर तुम ये सोचोगे कि अच्छा अप्रैल तक का मैं प्लानर बनाता हूँ, पूरा जैन अटेम्प्ट भूल ही जाता हूँ, दूंगा ही नहीं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ऐसे पढ़ूंगा। 30 चैप्टर है, 5 महीने, 6 चैप्टर इसमें, 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 बीच में बोर्ड फंस जाएगा, तुम यहाँ निपट जाओगे, कुछ फंस जाएगा तुम यहाँ निपट जाओगे। उससे बेहतर है कि तुम ये सोचो मेरे पास नवंबर और दिसंबर का ही महीना है, जो करना है अभी ही करना है। तो ये 30 चैप्टर को तुम देखोगे घिस घिसा के 15 यहाँ और 15 यहाँ जब करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ तुम 12 निकाल रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा 30 के 30 यहाँ हो जाएंगे, लेकिन 30 में से 15 तो ख़त्म होंगे, 20 तो ख़त्म होंगे। तुम नवंबर दिसंबर में अगर ये सोच लोगे कि जनवरी फोड़ना ही फोड़ना है, तो तुम बहुत रैपिड प्रोग्रेस करोगे, तुम एकदम मेहनत करोगे ना अगर ढंग से कि ये जनवरी अटेम्प्ट फोड़ना है। तो जितना तुम अप्रैल तक का प्लान करके निकालते, बेस्ट केस में यहाँ तुम 12 निकाल रहे थे, यहाँ तुम वर्स्ट केस में 15 निकाल रहे हो, 20 निकाल रहे हो, समझ रहे हो। तो वो तुम बहुत बेटर प्रिपेयर हो चुके होगे। और उसके बाद ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट तक तुमने दिया, सीरियसली दिया, तुम्हारा 20 चैप्टर ही पूरे हो पाए, 10 का भी बैकलॉग रहेगा, कोई बात नहीं, वो फिर अप्रैल तक कर लेंगे। लेकिन तुम अब बेटर तैयारी, तुम एक बेटर पोजीशन में आ गए। पहले तुम जनवरी में करीब 12 चैप्टर्स पे खड़े थे, इस समय तुम 20 चैप्टर्स पे खड़े हो, समझ रहे हो। कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरा टाइम लेने की बजाय अभी जनवरी अटेम्प्ट को दिमाग में रखो। कितनी ही बर्बाद प्रिपरेशन है, पूरी जान लगाओ उसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा जनवरी अटेम्प्ट में, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा था, वो तो तुम वैसे भी छोड़ रहे थे, लेकिन तुम अप्रैल के लिए तो बेटर प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये उन बच्चों के लिए था जिनकी तैयारी बिल्कुल ख़राब चल रही है। और एक आखिरी चीज़, एक आखिरी बात जो मुझे लगता है पिछली बात से भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रखती है, कि इस समय कंसिस्टेंट रहना है और अपना मोमेंटम नहीं खोना है। 14 सोच के 12 हो गया, इतना चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ाई ही नहीं करी, पूरा पूरा दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो फिर एक एक्चुअल तुम्हारी कंसिस्टेंसी में ब्रेक की तरह काउंट हो जाएगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी वहाँ टूट रही होगी, बस वो काम नहीं करना है। और मोमेंटम की ये बात है कि देखो यार, तुम लोगों ने पिछले तुम सब में से मेरे हिसाब से अधिकतम मेरी जनता ने पिछले 2 साल जेई की तैयारी करी ही होगी, है ना। और अब 2 महीने कुछ का समय जो है, 2-2.5 महीने का बच गया है, 80 दिन का। कोई नहीं पूछेगा कि लास्ट 2 साल में तुमने कितनी मेहनत करी, कितनी घिसाई करी, क्या क्या किया। दुनिया इसी पर ध्यान देगी कि आखिरी दिन तुम्हारा रिजल्ट क्या आया। तो ये जो आखिरी के 2 महीने हैं, इसमें अपना मोमेंटम ख़राब करके, घबरा के, परेशान होके अपने 2 साल की तैयारी पे पानी मत फेरो। अपने रिजल्ट जो है, अब बस बहुत अपन उसके करीब आ गए, अपने पेपर के बहुत करीब आ गए, और अब वो वाला टाइम है जहाँ बस अपने को कैच करना है, फ्रूट निकालना है। अपने जो 2 साल पूरी घिसाई करी है, बस अब उसका फल लेना है। लास्ट के ये 80 से 90 दिन बहुत मैटर कर जाते हैं। बच्चा इसी में अपनी प्रिपरेशन पिछले 720 दिन जो प्रिपेयर करता है, उसको लास्ट के 80 दिन को डिटरमाइन मत करने दो पिछले 720 दिन का रिजल्ट, ठीक है। बाकी तुम्हें और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम वो कमेंट्स पे ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।